नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है 4 बजे की 4 बड़ी खबरों का। तो ये 4 खबरें आज आपको बताने जा रहे हैं। इसमें पहले INDIA बैठक मुंबई में हो रही है, जिसमें कौन विजयी होगा ये सबसे बड़ा सवाल है। तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर आज चर्चा होगी। वहीं घोसी में IND वर्सेस इंडिया का महामुकाबला देखने को मिल रहा है। अब घोसी में लड़ाई बेहद ही दिलचस्प होती जा रही है। वहीं बता दें कि यूपी में पुरानी व्यवस्था बहाल कर दी गई है। अब नई एक बार व्यवस्था फिर से जो पहली व्यवस्था थी वो लागू कर दी गई है। इस पर हम बात करेंगे। वहीं सरयू एक्सप्रेस में संदिग्ध हालात में महिला सिपाही मिली है। वहीं रेप के बाद हत्या की आशंका जताई जा रही है। वहीं अब महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो आज ये 4 खबरें हैं जिस पर हम बात करेंगे। तो पहली खबर आपको बता दें, मुंबई में विपक्षी गठबंधन इंडिया की तीसरी बैठक आज से शुरू हो रही है। विपक्षी गठबंधन को लेकर बहुत सी चीजों से पर्दा उठने वाले हैं। 2 दिवसीय होने वाली इस बैठक में चिन्ह, झंडा और किसे क्या जिम्मेदारी दी जाएगी, इस पर मुहर लग सकती है। इससे पहले बुधवार को महाविकास अघाड़ी के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बैठक की जानकारी दी। विपक्षी गठबंधन ने इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस ने 2 और क्षेत्रीय दलों को शामिल करके अपना विस्तार किया है। तो बता दें INDI की बैठक हो रही है, जिसमें तमाम विषयों को लेकर आज चर्चा होनी है। तो ये बैठक शाम 6 बजे होगी। वहीं नेताओं के और दल का पहुंचना शुरू हो चुका है। कार्यक्रम तय किए गए हैं। ये बैठक शाम को होगी। विपक्ष ने पूरे तरीके से अपना एजेंडा सेट कर लिया है और तमाम विषयों को लेकर आज ये बैठक होनी जा रही है। बता दें कि इससे पहले 2 बैठकें हो चुकी हैं और ये तीसरी बैठक हो रही है मुंबई में, और ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। बैठक की ये तीसरा राउंड है जिसमें तमाम दल शामिल हो रहे हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारी सहयोगी सुहानी हमसे जुड़ चुके हैं। सुहानी, देखिए, पोस्टर वॉर तो हम देख ही रहे हैं, पहले से ही शुरू हो चुका है। वहीं अभी कौन कौन से दल पहुंच चुके हैं, कौन कौन से पहुंच रहे हैं, क्या कुछ जानकारी? जी जैसे बता दें, जिस तरह से ये जो है इंडिया टीम की बैठक जो है मुंबई में होने वाली है, और ये बैठक जो है काफी जो है अहम माना जा रहा है, क्योंकि कहा जा रहा है कि इस बैठक से तमाम जो उलझने हैं, तमाम जो इंडिया टीम की जो चीजें हैं वो पूरी जो सॉल्व हो सकता है। तो बता दें कि इसमें जितनी भी पार्टी, क्योंकि बताया जा रहा है इसमें 28 दल है और 62 नेता है, और सभी दल के जो नेता अपने अपने प्रमुख नेता को सीएम पद के उम्मीदवार मानने जा रहे हैं। लेकिन इसमें सबसे अहम जो है ममता बनर्जी, आपको पता है कि नीतीश कुमार, अखिलेश यादव जो उत्तर प्रदेश के काफी अहम नेताओं में से माने जाते हैं, और कहते हैं अरविंद केजरीवाल जो अलग ही अपने आप को देना चाहे, उनके तमाम जो नेता हैं वो उनको पीएम पद के उम्मीदवार माने रहे। लेकिन इसमें जो 5 चीजें जो इस पर चर्चा आज होने वाली है, जो 2 दिवसीय आज और कल जो अहम बैठक होने जा रही है इंडिया के, उसमें आपको बता दें कि पहले जो होगा इंडिया गठबंधन के संयोजक कौन होगा। संयोजक की बात करें तो इसमें पहले से ही जो चर्चा हो रही थी वो जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए हो रहा था, लेकिन नीतीश कुमार ने साफ मना कर दिया। वही दूसरी अब चर्चा जो है वो कांग्रेस के प्रदेश जो अध्यक्ष हैं, जो उनके नाम में जो है अब मल्लिकार्जुन जो खड़गे, उनका नाम जो आ रहा है। दूसरा जो है कोऑर्डिनेशन कमेटी के नेता, इसमें कौन कौन से नेता होंगे, लेकिन इसमें बता दें कि साफ तौर से ये भी कायम कर दे कि 11 नेता इसमें शामिल हो सकते हैं, और वह अभी नाम जो है वो अभी रिलीज नहीं किया गया। आज कहीं ना कहीं आज बताया जा रहा है कि जितना 6:30 बजे से बैठकें होगी उसमें यह नाम बताया जा सकता है। तीसरा है गठबंधन का लोगो क्या होगा, चौथा गठबंधन का झंडा क्या होगा, और वही 5वां है शेयरिंग का फॉर्मूला, क्या सीट का जो शेयरिंग है उसका क्या फॉर्मूला होगा। वही आपको बता दें, छठवां सबसे अहम बड़ी बात है कि 450 सीटों को लेकर वो जो चिन्हित कर लिया गया है, और इन सीटों में इसमें आपको बता दें कि जिसमें जो एनडीए के खिलाफ जिसमें उम्मीदवार उतारा जाएगा उसमें 3 राज्य है, जिसमें उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश बाहर की है, और इसमें कोई भी ऐसी जो है आपको बता दें प्रमुख पार्टियों में से कोई भी गठबंधन में शामिल नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो है ये इंडिया टीम के लिए बहुत बड़ी एक मुश्किल जो 3 सीटें है वो काफी अहम माना जा रहा है। लेकिन बता दें जिस तरह से ये बैठकें हो रही है मयूरी, पूरा जो देश है इस पर टकटकी लगाए बैठा कि क्या अब इंडिया टीम के पीएम पद का उम्मीदवार जो मिल जाएगा। सुहानी, देखिए, पहले भी 2 बैठकें हुई हैं, ये तीसरी बैठक है। हमने देखा पहली बैठक में मंथन हुआ, दूसरे में गठबंधन का नाम सामने आया, तो तीसरे में क्या हासिल होगा? जो क्या तमाम जो सवाल है उनके जवाब मिल जाएंगे?
बिल्कुल सही कहा आपने मयूरी। देखिए, इसमें जो बैठक है वो लोकसभा चुनाव को लेकर, और ये जो इंडिया टीम है, जो उनकी जो दलें है, वो काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि इसमें साफ तौर पे बता रहे मल्लिकार्जुन खड़गे का साफ तौर पे ये कहना है कि आज जो है 5 मुद्दे पर, जिससे बहस होने वाली 5 मुद्दे पर जो बैठकें होगी, ये फाइनल करना है। क्योंकि आपने हाल में ही देखा, एक पोस्टर निकला था जिसमें देखा गया है कि राहुल गांधी को सबसे पहले रखा गया है, और उन सभी अन्य नेता, जैसे ये इस तरह से साफ ये कयास लगाया जा रहा है क्या राहुल गांधी ही इसमें इंडिया टीम को पूरी तरह से अब बातें कर रहे हैं या इसको लीड कर रहे हैं। ये जो चर्चाएं जो है लोगों में है, लेकिन आज ये देखा जाएगा कि क्या जो चर्चाएं चल रही है, तो जितनी भी उलझने हैं, क्या इस बैठक से हो सकता है। क्योंकि लोगों की बात करें तो जो इंडिया टीम के जो लोगों जो रिवील करने वाले हैं, वो कल 10:30 बजे बैठक होगी 1 सितंबर को, उसमें लोगों के बारे में बात होगी। लेकिन आज आपको बता दें, संयोजक के लिए बात होगी, कमेटी के लिए बात होगी, ऐसी तमाम मुद्दे पर जो है आज बैठक हो जाएगी। क्योंकि इस बता दें, पहले 26 ही टीमें थी, आज अब मिला के जो 2 और जो है दल मौजूद हो गए हैं, अब 28 जो दल मौजूद हो गए हैं, उसमें 62 नेता हैं, और अलग अलग दलों के सभी नेता जो है उम्मीदवार पद के लिए आपको बता दें कि कई ऐसे नेता, जैसे पहले तो आपको बता दें राहुल गांधी का नाम आ रहा है, दूसरा जो है अरविंद केजरीवाल का नाम आ रहा है, तीसरा अखिलेश यादव के, और उसके बाद जो मुख्यमंत्री बिहार के नीतीश कुमार के, तो ऐसे नेता के जो कयास लगा जाए। लेकिन आज जो चर्चा होगी, आज जो बैठकें होगी, इससे कहीं ना कहीं ये कयास लगा है, पूरा देश ये कयास लगा है कि आज फाइनल हो सकता है कि इंडिया टीम में उम्मीदवार पद के लिए कौन से नेता हो सकते हैं। तो इस तरह से आप बता दें कि कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव के लिए इंडिया टीम के लिए ये बैठक जो है काफी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सुहानी, देखिए बैठकें हो रही हैं, लेकिन तमाम सवाल, तमाम मुद्दे हैं जो महागठबंधन के लिए चुनौती बनी हुई है। आपका आकलन क्या कहता है कि जिस तरह से महागठबंधन एकजुटता हमें देखने को मुंबई में मिल रही है, नेता दल पहुंच रहे हैं, तो कितना जीतता हुआ नजर आ रहा है ये महागठबंधन? देखिए मयूरी, जिस तरह से देखा जाए कि ये बैठक हो रही है और इसमें तमाम दल के जो नेता हैं वो पहुंच रहे हैं, साफ तौर पर देखा जाए तो इसमें 5-6 ऐसे जो दल है वो काफी महत्वपूर्ण, जो अपने अपने के जो जिस तरह से आम आदमी पार्टी हो गया, आपको बता समाजवादी पार्टी और कांग्रेस और वही आरजेडी के नीतीश कुमार, इनके सभी जो नेता है अपने अपने प्रमुख नेता को पीएम बता रहे हैं। लेकिन क्या ये देखा जाए कि क्या जो एकजुटता हो पाएगी? क्या अगर मान लीजिए कयास जो नेता है ज्यादातर कयास लगा राहुल गांधी के नाम को लेकर लगा रहे हैं, तो क्या एकजुटता हो पाएगी कि क्या राहुल गांधी को पीएम पद के लिए सभी नेता एकजुट हो जाएंगे? क्या इस बात से सहमत हो जाएंगे? वही संयोजक की बात करें तो इसमें मल्लिकार्जुन खड़गे की भी बात पूरी तरह से लगाई जा रही है कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी का नाम आ रहा है। लेकिन ये चीजें जो है वो आज साफ हो सकता है कि क्या ये चीजें जो बैठकें हो रही है वो पीएम पद उम्मीदवार को हो रही है कि अन्य चीजें लोगों और झंडा के लिए हो रही है। वो 6:30 बजे के बाद जो बैठकें होगी उसके बाद ये पूरी तरह से साफ हो सकती है। अब आगे ये देखा जाएगा कि जिस तरह से ये बैठक हो रही है, क्या लोकसभा चुनाव में ये सभी जो इंडिया टीम है क्या आगे साथ दे पाएंगी? क्या इसके वजह से जो सत्ता पक्ष है उसको बीजेपी को हरा पाएगा इंडिया टीम? तो ऐसे तमाम जो सवाल है वो जनता के बीच उठ रहा है सवाल, और ऐसे तमाम जो गठबंधन के ऐसे कई तमाम नेता है उनके भी दिमाग में उठ रहा है। ऐसे आपको बता दें कि शरद पवार है, ये बैठक जो है ये शिवसेना और एनसीपी के जो अध्यक्ष है शरद पवार, उनके नेतृत्व में ये बैठक हो रही है। उन्होंने तमाम जो है विपक्ष पर तंज भी कसा, उनको हिसाब से कहा कि वो 10 साल की चीजें देखे कि उन्होंने क्या किया है। और इस आपको बता दें कि जिस तरह से इनके पीएम पद देखिए सुहानी, ये बैठक होने जा रही है और क्या कुछ होता है तो बैठक के बाद ही पता चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो बता दें कि मुंबई में आज तीसरी ये बड़ी बैठक होने जा रही है। विपक्षी महागठबंधन की ये काफी अहम बैठक मानी जा रही है, जिसमें तमाम विषयों, तमाम मुद्दों को लेकर आज मंथन किया जाएगा और बैठक के बाद ही पता चलेगा कि आखिर क्या कुछ सामने आता है, क्या कुछ होता है। उत्तर प्रदेश में घोसी उपचुनाव रोचक मोड़ पर पहुंच गया है। पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से घंघोर तैयारी हो रही है। बीजेपी की ओर से स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करीब 2 दर्जन मंत्रियों के साथ लगातार घोसी में नजर बनाए हुए हैं। वहीं समाजवादी पार्टी की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मोर्चा संभाल रखा है, तो सत्ताधारी पार्टी भी पीछे नहीं है। वहीं अब सीएम योगी आदित्यनाथ घोसी में चुनाव जनसभा करेंगे। सीएम की रैली को लेकर पार्टियां जोरों शोरों से तैयारियों में लगी हुई है। तो बता दें कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए लगातार समाजवादी पार्टी और भाजपा एक्शन मोड में नजर आ रही है। जहां अखिलेश यादव ने खुद ही अपने हाथ में कमान संभाल रखी है, तो वहीं अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मैदान में उतरने जा रहे हैं, जहां वो जनसभा को संबोधित करेंगे, तमाम कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। तो बता दें कि घोसी उपचुनाव बेहद ही दिलचस्प मोड़ पर नजर आ रहा है। उपचुनाव का सियासी संग्राम देखने को मिल रहा है। तो वहीं उपचुनाव को लेकर
समाजवादी पार्टी जहां एक तरफ तैयारियों में जुटी हुई है, अखिलेश यादव खुद अपने हाथों में कमान संभाल रखे हैं, तो वहीं अब सीएम योगी आदित्यनाथ भी मैदान पर उतरते नजर आएंगे, जहां वो 2 सितंबर को घोसी में जनसभाएं करेंगे, रैलियां करेंगे और जनसभाओं से जनता को साधने का पूरा प्रयास किया जाएगा। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी गौरव हमसे जुड़ चुके हैं। गौरव, देखिए घोसी उपचुनाव रोचक मोड़ पर पहुंच गया है, जहां एक तरफ समाजवादी पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रही है, अखिलेश यादव ने खुद कमान संभाल रखी है, वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ भी मैदान में उतरने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर मयूरी बात करें, यहाँ पर साख दाव पे लगी है और यहाँ पर साख केवल एनडीए या बीजेपी की नहीं, बल्कि यहाँ पर साख आईएनडीए गठबंधन की और समाजवादी पार्टी की भी लगी हुई है। इस तरह से यहाँ चुनाव का देखा जाए तो पहला चुनाव है जो कि आईएनडीए और एनडीए के बीच में हो रहा है, जहाँ पर एक तरफ आईएनडीए के तमाम घटक दलों ने, चाहे कांग्रेस की बात करें, चाहे रालोद की बात करें, चाहे भाकपा माकपा की बात करें, चाहे आम आदमी पार्टी की बात करें, सबने यहाँ पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह को अपना समर्थन दे दिया। तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दारा सिंह चौहान भी यहाँ पर पूरी मजबूती चुनाव लड़ने जा रहे हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर साख ओम प्रकाश राजभर यानी सुभाष प्रमुख की भी यहाँ पर दाव पर लगी है, क्योंकि यहाँ पर जिम्मेदारी उनके ऊपर सौंपी गई है। कहीं ना कहीं इस चुनाव के माध्यम से तमाम जो नाम है, बड़े बड़े नाम है, उनका भविष्य भी तय होगा मयूरी, क्योंकि इस चुनाव के माध्यम से कुछ चीजें स्पष्ट हो पाएंगी। पूर्वांचल में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति क्या है और जहाँ पर कमान जिस बंदे को दी गई है, जैसे आदमी को दी गई है, व्यक्ति को दी गई है, वो कितना यहाँ पर कामगार साबित होता है। क्योंकि यहाँ पर साख है वो, यहाँ पर मैंने आपको बताया कि एनडीए आईएनडीए गठबंधन के बीच की साख है। तो महत्वपूर्ण चुनौती यहाँ पर ओम प्रकाश राजभर के लिए भी है। जैसे हम देख रहे हैं समाजवादी पार्टी के तमाम पुरोधा बड़े बड़े नाम बात करें, सुखपाल सिंह यादव, रामगोपाल यादव, अखिलेश यादव लगातार वहाँ डेरा जमा हुए, तमाम बड़े डेरा जमा हुए हैं और लगातार प्रचार के माध्यम से लगातार जनसंपर्क के माध्यम से यहाँ पर जनहर बढ़ाने पर काम किया जा रहा है। और निश्चित रूप से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के भी तमाम बड़े नाम, बड़े नेता, बड़े पदाधिकारी वहाँ पर मौजूद है और लगातार वहाँ पर जनता से संपर्क स्थापित कर अपना जनाधार को बढ़ाने का प्रयास लगातार जारी है। क्योंकि यहाँ पर चुनाव महज उपचुनाव नहीं है, बल्कि साख है जिसके बीच में यहाँ पर चुनाव हो रहा है, चाहे वो एनडीए की बात हो, चाहे आईएनडीए की बात हो। मयूरी, तो गौरव, देखिए समाजवादी पार्टी को कांग्रेस अपना दल के और रालोद का समर्थन मिल गया है, तो क्या इससे समाजवादी पार्टी को कोई फायदा होगा या भारतीय जनता पार्टी को कोई नुकसान हो? देखिए मयूरी, अगर हम बात करें तो यहाँ पर नुकसान फायदा निश्चित रूप से यहाँ हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम बात करें घोसी सीट की तो वहाँ पर खासी संख्या में दलित ओबीसी वर्ग है। हालांकि इस वर्ग की बात करें तो ये परंपरागत बीजेपी बीएसपी के साथ रहा था, तो फिलहाल ये वर्ग बट गया था और फिलहाल इस वर्ग की अगर हम बात करें तो बीजेपी के साथ भी खासा इसका जनाधार अभी लगातार जुड़ता चला आ रहा है। क्योंकि तमाम जो आंकड़े आए 17 के चुनाव के बाद, 19 चुनाव की बात करें, 22 चुनाव की बात करें, आगामी अभी हाल में घटित हुए निकाय चुनाव की बात करें, तो कहीं ना कहीं इस वर्ग ने बीजेपी का साथ दिया है और यहाँ पर ये वर्ग ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। क्योंकि वहाँ पर राजभर समाज के वोट भी है, इसके अलावा दलित ओबीसी समाज वर्ग के भी वहाँ पर वोट है, इसके अलावा मुस्लिम वर्ग के वहाँ पर वोट उतना ज्यादा नहीं है, पर निश्चित रूप से वहाँ पर वोट है। तो जो वर्ग है वो यहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। जो जीत है और जो हार है वो समीकरण पे ही टिकी होगी और फिलहाल यहाँ पर जो जीत हार का जो आंकड़ा है वो भी यहाँ पर बहुत करीब से ही रहने वाला है। क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से हम देख रहे हैं कि दोनों पार्टियों की तरफ से जद्दोजहद जारी है, बीजेपी की तरफ से और समाजवादी पार्टी की तरफ से। जहाँ बीजेपी एक तरफ एनडीए के रूप में यहाँ पर अपनी साख बचाने में लगी हुई है, तो वहीं समाजवादी पार्टी यहाँ पर आईएनडीए गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में, आईएनडीए गठबंधन के घटक दल के रूप में यहाँ पर अपनी दाव लगाती नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मुख्यतः ये भी है क्योंकि यहाँ पर आने वाले समय में 2 सितंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां जा रहे हैं, उनका एक अपना हो रहा है और निश्चित रूप से वो मेहनत करते हैं। हमने तमाम मौकों पर देखा है, चाहे हैदराबाद के निकाय चुनाव की बात करें, चाहे हिमाचल प्रदेश के चुनाव की बात करें, चाहे गुजरात चुनाव की बात करें, मुख्यमंत्री समय समय पर वहां जाते हैं और वहां पर निश्चित रूप से बीजेपी को मजबूत करने का प्रयास करते हो। यहाँ पर भी उनकी पहल यही होगी कि घोसी में भी यहाँ पर कमल खिलाया जाए, क्योंकि वहां पर अगर हम बात करें तो बीजेपी के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। तो बीजेपी पहले ही हार चुकी है, पर यहाँ पर चूंकि बीजेपी के लिए पाने के लिए बहुत कुछ है, बीजेपी का प्रयास करेगी कि घोसी पर सीट जीतकर जो एक आईएनडीए गठबंधन की जो एक नई परवान चलती नजर आ रही है, उस परवान को भी यहाँ रोका जाए और एक प्रकार से वहां पर दारा सिंह चौहान को जीतकर ये भी दिखा दिया जाए कि पूर्वांचल में बीजेपी मजबूत है और ये अगर मजबूत नहीं सोचते हैं विपक्षी दल तो कहीं ना कहीं उनके लिए छलावा साबित होने वाला है आगामी 24 के चुनाव में। गौरव, अगर मैं घोसी की बात करूं तो घोसी का सियासी गणित, सियासी जातिगत समीकरण यहाँ क्या कुछ है? मैंने आपको बताया कि वहां पर दलित वर्ग की बात करो, ओबीसी वर्ग की बात करें, खासी संख्या में है। इसके अलावा हम आपको बताया राजभर समाज भी वहाँ खासी जनसंख्या में है। तो कहीं ना कहीं यहाँ वर्गों में आपको बताया ये वर्ग एक समय किसी अन्य पार्टी का बीएसपी का परंपरागत
वोट वर्ग रहा है, किसी समय में कांग्रेस का परंपरागत वोट वर्ग रहा है, और फिलहाल अगर हम बाकी इस वोट वर्ग की बात करें तो फिलहाल बीजेपी के साथ नजर आता है, क्योंकि बीजेपी तमाम मुद्दों पर यहाँ पर इस वर्ग के साथ खड़ी नजर आती है और लगातार काम भी कर रही है तमाम माध्यमों से। और फिलहाल इस वर्ग का जो सहयोग बीजेपी को मिला है, उसी सहयोग के माध्यम से यहाँ पर हमने देखा है कि तमाम जो 5 चुनाव नजर आए अभी पिछले बार, चाहे 14 चुनाव की बात करें, 17 चुनाव की बात करें, 19 चुनाव की बात करें, 22 चुनाव की बात करें, निकाय चुनाव की बात करें, तमाम जगहों पर बीजेपी को यहाँ सफलता हासिल हुई है। तो कहीं ना कहीं ये वर्ग इनके साथ में है, पर यहाँ पर ये वर्ग कतरा साथ देगा। घोसी में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी या दारा सिंह चौहान को यहाँ पर कौन सा वर्ग किसके साथ यहाँ पर जाएगा, ये महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर है, क्योंकि प्रत्याशी के चयन पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है मयूरी। केवल पार्टी की बात हम नहीं कर सकते, प्रत्याशी के चयन पर भी बहुत कुछ निर्भरता रहती है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से हमने देखा है, दारा सिंह चौहान पहले बीजेपी में थे, उसके बाद अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी में चले गए थे, और फिर अब ये बीजेपी में दोबारा भी उन्होंने हाल में सदस्यता बीजेपी के लिए जिसका उनको प्रत्याशी बनाया गया था। तो कहीं ना कहीं ये मतभेद होते हैं, ये भी सामने आते हैं कि अगर आप प्रत्याशी ऐसा रखा जाता है बार बार जो दल बदलता हो, तो कहीं ना कहीं निर्भरता वहां भी खराब होती है। और निश्चित रूप से यहाँ पर तमाम पहलुओं को देखना समझना होगा, क्योंकि यहाँ पर जो फैसला है वो मतदाता करने वाला है, मतदाता किस तरफ यहाँ पर फैसला करेगा वो फिलहाल भविष्य के गर्भ में नहीं थे। पर एक बात स्पष्ट है कि घोसी का चुनाव है वो महत्वपूर्ण चुनाव है, चुनौती यहाँ पर बड़ी है, और निश्चित रूप से चुनौती के माध्यम से INDA और NDA दोनों अपनी साख बचाने का प्रयास करते नजर आएंगे। मयूरी, गौरव, देखा जाए कहीं न कहीं विपक्षी दलों का जो महागठबंधन बना है उसके लिए ये घोसी उपचुनाव बड़ा टेस्ट होगा। जी बिल्कुल मयूरी, मैंने आपको पहले बताया है बड़ा टेस्ट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो दलों ने समर्थन दे दिया है तो निश्चित रूप से यहाँ बड़ा टेस्ट होने वाला है। हालांकि यहाँ पर एक प्रश्न और भी है, क्योंकि यहाँ बहुजन समाज पार्टी ने ना किसी समर्थन दिया है ना किसी साथ दिया, उन्होंने कहा है हमें एकला चलो चुनाव लड़ेंगे। तो जिस तरह से BSP की यहाँ नीति सामने नजर आ रही है, हालांकि घोसी चुनाव में वो प्रतिद्वंदी के रूप में सामने नहीं है, पर जिस तरह से उन्होंने कहा है कि हम यहाँ पर चुनाव से अलग रहेंगे और आने वाला 24 चुनाव भी हम अकेले लड़ेंगे, तो कहीं ना कहीं जो उनका परंपरागत वोट वर्ग है वो किस तरफ जाएगा, ये भी अहम प्रश्न रहेगा। क्योंकि यहाँ पर केवल वोट वर्ग की बात नहीं करनी, बल्कि यहाँ पर हमको ये देखना है जो जिसका परंपरागत वोट बैंक है वो कब तक उस पार्टी के साथ रहता है, ये भी अहम प्रश्न होगा। जी धन्यवाद गौरव, हमसे जुड़ने के लिए तमाम जानकारियों के लिए। चुनाव की लड़ाई अब बेहद ही दिलचस्प होती जा रही है, जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है, तो वहीं समाजवादी पार्टी भी पीछे नहीं है। दोनों पार्टियां दमखम से मैदान में उतरती हुई नजर आ रही हैं। जहां खुद घोसी में अखिलेश यादव ने जनसभा की, तो वहीं 2 सितंबर को अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रचार करते नजर आएंगे। यूपी में पुरानी कानून व्यवस्था फिर से लागू कर दी गई है। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा की अगुवाई में हुई बैठक में इस बात का निर्णय लिया गया है। इसको लेकर आदेश की एक प्रति सभी जिलों को जारी कर दी गई है, जिसके बाद यूपी के 66 जिलों में डीएम को फिर से कानून व्यवस्था की बैठक लेने का अधिकार होगा। वहीं कमिश्नरेट में पुलिस कमिश्नर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बता दें कि 2018 में भी इस मुद्दे को लेकर विवाद हुआ था, लेकिन अब सरकार को इस बात की आवश्यकता महसूस हुई कि जिलों की कमान जिला अधिकारियों को दे दी जाए। इसके बाद सरकार ने यह निर्णय लिया है, अब बिना डीएम के मंजूरी के थाना अध्यक्ष पोस्ट नहीं होगा। पहले एसपी ही थानों में थाना अध्यक्ष की नियुक्ति करते थे, लेकिन अब उन्हें डीएम की अनुमति लेनी होगी, जिससे जिलों में सिंघम बनकर घूम रहे पुलिस कप्तानों को बड़ा झटका लगा है। आदेश के अनुसार अब जिले में डीएम साहब ही सुपर बॉस होंगे। तो बता दें, यूपी में पुरानी व्यवस्था बहाल कर दी गई है, जिले के सुपर बॉस डीएम होंगे। जिले के सुपर बॉस डीएम होंगे, तो ये बड़ा फैसला लिया गया है, जिसमें एक बार फिर से पुरानी व्यवस्था को बहाल कर दिया गया है। बड़ी बैठक हुई थी, इसमें ये बड़ा फैसला लिया गया है, जिसमें यूपी में पुरानी व्यवस्था बहाल करने के निर्देश दिए गए हैं। बता दें कि पहले एसपी ही थानों में थाना अध्यक्ष की नियुक्ति करते थे, लेकिन अब उन्हें डीएम की अनुमति लेनी होगी, जिससे जिलों में सिंघम बनकर घूम रहे पुलिस कप्तानों को बड़ा झटका लगा है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी कलीम हमसे जुड़ चुके हैं। कलीम, देखिए यूपी में पुरानी व्यवस्था बहाल कर दी गई है। यूपी कलीम, आपको आवाज आ रही मेरी? जी बताइए। कलीम, देखिए यूपी में पुरानी व्यवस्था बहाल कर दी गई है, जिले के सुपर बॉस अब डीएम ही होंगे। क्या कुछ बदलाव किया गया है, पूरी जानकारी? देखिए मयूरी जी, जिस तरीके से बात की जाए, क्योंकि अभी तक जिस तरीके से पहले साल 2015 की बात की जाए तो कहा इस तरीके से पूरे जिले की कप्तान लखनऊ के जिलाधिकारी के पास रहती थी, यानी कि डीएम के पास। क्योंकि अगर तो पोस्टिंग की बात की जाए, तबादले की बात की जाए, तो सारी परमिशन डीएम के बिना
जानकारी के नहीं होता था। इसके साथ ही अगर बात की जाए वहाँ की कानून व्यवस्था की, जो बैठक की बात की जाए वो भी डीएम करता था। तो इसी मामले को लेकर के अब एक बार फिर से बहाली को लेकर के जो बात उठी है, क्योंकि इसको लेकर के अब जहां पर कमिश्नरी नहीं लागू है वहां पर डीएम व्यवस्था लागू करने की बात कही जा रही है। क्योंकि जिस तरीके से बात की जाए कानून व्यवस्था को लेकर, कानून व्यवस्था में जिस तरीके से जो पुलिस कप्तानों की बात की जाए, जिला कप्तानों की बात की जाए, तो उन लोगों का एक मनमाना जो रवैया है वो पूरी तरीके से आ रहा था। क्योंकि मनचाही पोस्टिंग दी जा रही थी, फिर भले ही कानून व्यवस्था वहां पे दुरुस्त हो या फिर ना दुरुस्त हो। क्योंकि अगर कानून व्यवस्था की बैठक की बात की जाए, वो भी बैठक की मनमाने तरीके से की जाती थी। महीने में अगर बैठक कर ली गई, वरना बैठक भी नहीं होती थी, जिसको लेकर के जो थानेदार थे वो भी लगातार बेलगाम होते हुए दिख रहे थे। अब इस मामले को लेकर के जिस तरीके से साल 2015 में इस बात की चर्चा उठी थी, लेकिन उस दौरान इस पर किसी तरह का फैसला नहीं आया था। लेकिन अब जो फैसला आया है, एक बार फिर से डीएम को पोस्टिंग को लेकर के, तो कहीं ना कहीं ये जरूर कहा जा रहा है कि जिस तरीके से अब जो बैठक और जो पोस्टिंग की बात को लेकर के डीएम के पास जो जिम्मेदारी सौंपी जा रही है, वो उसमें कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था में भी सुधार होगा। तो जो डीएम है, डीएम जो बैठक करेगा वो भी पुलिस लाइन में करेगा, और जिसमें सभी थानादार और जो कप्तान और जो एसपी होंगे वो भी शामिल होंगे, और उस समय जो भी निर्देश दिए जाएंगे उन निर्देशों का पूरी तरीके से पालन किया जाएगा। यानी कि ये कह सकते हैं कि अगर कानून व्यवस्था में किसी तरह की कोई भी परमिशन लेनी है तो डीएम के पास जरूर अर्जी देनी पड़ेगी। यानी कि डीएम की परमिशन के बगैर वहां पर कोई भी किसी तरीके की पोस्टिंग नहीं कर सकता है, किसी तरह का फैसला नहीं ले सकता है। भले ही वहां पर कप्तान होंगे, कप्तान की जिम्मेदारी पुलिसों पर जरूर होती है, लेकिन पोस्टिंग की जो जिम्मेदारी है वो डीएम के पास होगी, जिससे कि एक मनमाना रवैया भी पूरी तरीके से खत्म होता दिखेगा। लेकिन अब सवाल यह है कि जिस तरीके से जो पहले विरोध उठा था वही विरोध इस बार भी उठा है, लेकिन अब इस बार योगी सरकार में इस फैसले को पूरी तरीके से लागू करने की बात कही गई है, और जितने भी जिले हैं उन जिलों में ये लेटर भी जारी कर दिया गया है, वहां पर कप्तानों इन आदेशों का पूरी तरीके से पालन किया जाए। लेकिन अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से जिस तरीके से डीएम को, जिलाधिकारी को ये जिम्मेदारी सौंपी जा रही, तो इस जिम्मेदारी पर कितना वो खरे उतरते हैं, कानून व्यवस्था की जो दुरुस्त करने की बात है वो कितना दुरुस्त हो पाती है। कलीम, देखिए 2018 में भी इस मुद्दे को लेकर विवाद हुआ था, लेकिन अब सरकार को जब इसकी जरूरत हुई है तो एक बार फिर से बहाल करने की बात कही गई है। तो इससे क्या कुछ फायदा देखने को मिलेगा, क्या कुछ कानून व्यवस्था में सुधार होगा? देखिए, जिस तरीके से बात की जाए जो पोस्टिंग को लेकर के, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि जैसे कि अगर पुलिस विभाग में किसी कप्तान से कोई ज्यादा जुड़ा हुआ है, उसको मनचाही पोस्टिंग देनी है तो मनचाही उसको पोस्टिंग दे दी गई। भले वहां से 1000 शिकायतें आ रही हों, लेकिन उसका किसी तरीके से कार्रवाई न होती थी, ना ही उसका तबादला होता था। तो ऐसी कई शिकायतें लगातार पहुंच रही थी। और जो जिलाधिकारी की बात की जाए, जिलाधिकारी उस जिले का पूरा मालिक होता है, उसकी बिना परमिशन के परिंदा पर भी नहीं मार सकते। तो इसी तरीके को लेकर के बात की जाए कि जिस तरीके से जिलाधिकारी के पास जो पावर थी, वो पावर में कहीं ना कहीं कमी दिख रही थी, और कप्तान अपने मनमाना रवैया अपनाते थे। बिना जिलाधिकारी भले ही कोई आदेश देता रह जाए, कुछ आदेश को दरकिनार कर दिया जाता था। और जो पुलिस विभाग की बात की जाए तो पुलिस विभाग के जो कर्मचारी थे वो भी लगातार जो सभी आदेश मानते थे वो कप्तान के मानते थे। तो अब इन सभी मामलों को लेकर के जिस तरीके से आईएएस लॉबी के द्वारा एक बार फिर से इस मामले को लेकर जो आवाज उठाई गई, और इस आवाज के बाद जो कानून व्यवस्था की बात की गई, कानून व्यवस्था दुरुस्त करने की बात की गई, तो आईएएस के हाथों में ये जिम्मेदारी सौंपने की तो बात कही जा रही है। तो फिर सवाल यही है कि आखिर जिस तरीके से अब आईएएस के हाथों में आईपीएस की भी कमान होगी, तो इसको लेकर के आखिर आगे की जो रणनीति है, जो कानून व्यवस्था है, वो कितना दुरुस्त हो पाएगा। जी धन्यवाद कलीम, हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। बता दें, यूपी में पुरानी व्यवस्था फिर से बहाल कर दी गई है। जिले के बॉस अब डीएम ही होंगे, जहां एक बार फिर से पुरानी व्यवस्था बहाल की गई है। अयोध्या स्टेशन पर सुबह पहुंची सरयू एक्सप्रेस में महिला सिपाही के साथ जमकर हैवानियत की गई है। महिला सिपाही अर्धनग्न अवस्था में बेहोश पड़ी थी। सवाल यह है कि मनकापुर से अयोध्या तक 40 किलोमीटर के इस सफर में आखिर ऐसा क्या हुआ। एडीजी रेलवे के अयोध्या दौरे के 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि अज्ञात बदमाशों ने खाकी पर वार कर रेलवे की सुरक्षा व्यवस्था को तार तार कर दिया। चलती ट्रेन में महिला सिपाही को धारदार हथियार से गोद डाला। अर्धनग्न अवस्था में महिला सिपाही मनकापुर से अयोध्या आ रही सरयू एक्सप्रेस ट्रेन में सचेत हालात में पाई गई। महिला सिपाही के साथ रेप कर उसकी हत्या का प्रयास किया गया। हालांकि इसकी पुष्टि अभी नहीं हो पाई है। हालत गंभीर होने के कारण से लखनऊ मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। इस खबर पर हमारे सहयोगी कलीम हमसे जुड़ चुके हैं। कलीम, देखिए, महिला सिपाही के साथ जमकर हैवानियत की गई है, क्या कुछ इस पूरे मामले पर अपडेट सामने आ रही है?
देखिए मयूर जी, जिस तरीके से बात की जाए अयोध्या के सरयू जो एक्सप्रेस है उसके अंदर जिस तरीके से महिला सिपाही का अर्धनग्न अवस्था में बेहोशी की हालत में पाई गई थी, उसको जो है पहले तो अयोध्या में जिस तरीके से भर्ती कराया गया, भर्ती कराने के बाद उसको वहां से लखनऊ के ट्रामा सेंटर में रेफर किया गया। लखनऊ ट्रामा सेंटर में उसके लगभग 15 टाके चेहरे पर लगे हुए हैं और उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। फिलहाल इस मामले की बात की जाए, बुधवार का दिन था, यानी कि कल के दिन जिस तरीके से महिला मिली और आज का दिन यानी कि 24 घंटे बीतने को है, लेकिन इस मामले में कार्रवाई की अगर बात की जाए, किसी तरीके से बदमाशों तक जो है पुलिस नहीं पहुंच पाई है। लेकिन इस मामले में अगर बात की जाए जिस तरीके से जीआरपी अधिकारी के द्वारा, तो जीआरपी अधिकारी के द्वारा ये जरूर बताया गया है कि इस मामले को लेकर के महिला सिपाही के जो परिजन है उनकी तहरीर के आधार पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जो धाराएं बताई गई है वो है 332 और 353 समेत 307, यानी कि जानलेवा हमला, यानी कि जो जानलेवा हमले के धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया, हत्या के प्रयास की धाराओं में मुकदमा जो दर्ज किया गया है। इन मामलों में लेकर के जो गिरफ्तारी की बात जो है वो गिरफ्तारी एक अहम मुद्दा है, क्योंकि गिरफ्तारी में अभी तक किसी तरह के कोई इनपुट नहीं मिल पाए। इस मामले को लेकर के जो एसएसपी की बात की जाए पूजा यादव की, तो उनके द्वारा साफ कहा जा रहा है कि अभी तक महिला के किसी तरह के बयान नहीं हो पाए हैं। इस मामले में घटना किस तरीके से हुई है, इस मामले की पूरी जानकारी नहीं मिल पाई है, तो इसलिए इस वजह से जो बदमाशों तक पहुंचने में अभी जो है दिक्कत हो रही है। लेकिन ये जरूर कहा जा रहा है कि इस मामले को लेकर के जिस तरीके से टीमों का गठन होगा, बदमाशों तक पहुंचने का काम किया जाएगा और बदमाशों की गिरफ्तारी होगी। लेकिन सवाल यह है कि जिस तरीके से ट्रेन के अंदर महिला सिपाही के साथ इस तरीके की घटनाएं होती हैं, तो जाहिर सी बात है एक बड़ी कानून व्यवस्था पर सवाल उठना लाजमी हो जाता है, क्योंकि ट्रेन के अंदर जिस तरीके से पैसेंजर होते हैं उसमें कई और महिलाएं भी होती हैं, क्योंकि महिलाओं की सुरक्षा के प्रति महिला सिपाही भी तैनात की जाती है। लेकिन जब महिला सिपाही अपने आप को सुरक्षित नहीं समझेंगे तो जाहिर सी बात है वो दूसरों की सुरक्षा किस तरीके से कर पाएंगे, क्योंकि ट्रेन के अंदर जिस तरीके से जीआरपी पुलिस कर्मियों की जो तैनाती होती है वो लगातार कहा जाता है मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं, लगातार गश्त कर रहे होते हैं, ट्रेनों का चक्कर काट रहे होते हैं। जब ट्रेन चल रही होती है उसके अंदर भी लगातार जो है वो राउंड अप लेते रहते हैं कि किसी तरह की घटना ना होने का जो दावा किया जाता है उन सभी दावों की लगातार पोल भी खुल रही है। क्योंकि अगर हम एक तस्वीर की बात करें, आप किसी भी स्टेशन पर जाएं तो किसी भी स्टेशन पर आपसे कोई भी पूछताछ नहीं होगी, आप कहाँ घूम रहे हैं, किस ट्रेन के अंदर जा रहे हैं, आपके पास क्या है क्या नहीं है, किसी तरह की कोई पूछताछ नहीं होती है। क्योंकि ऐसी ही तस्वीर जब लखनऊ के चारबाग जंक्शन से दिखाई गई थी, क्योंकि चारबाग का जो स्टेशन बात की जाए वो एक बड़ा स्टेशन है। यहाँ से जो तस्वीरें प्राइम टीवी ने खुद दिखाई थी वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के, क्योंकि जिस तरीके से अभी पिछले दिनों में ट्रेनों के अंदर जो हादसे सामने आ रहे थे उसको लेकर के पूरी एक ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखाई गई थी स्टेशन की, तो वहाँ की जो सुरक्षा की तस्वीरें दिखाई गई थी उन सुरक्षा की तस्वीरों पर किसी के अधिकारी के द्वारा किसी तरह का कोई बयान नहीं दिया गया था। हाँ, ये जरूर कहा जाता कि जो कमियां हैं उन कमियों की जगह पर पीएससी तैनात की गई, वो लगातार लोगों पर निगरानी रख रही है, जो संदिग्ध हैं उनसे पूछताछ भी कर रही है। लेकिन इन्हीं तस्वीरों के विपरीत अगर हम अयोध्या की जो घटना लेंगे, उस घटना को अगर इस घटना से भी जोड़ेंगे तो साफ तौर से कहा जा सकता है कि स्टेशन पर जो सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाती है वो सुरक्षा व्यवस्था एकदम जीरो पर है। भले ही सीसीटीवी लगाने की बात की जाती है, सीसीटीवी से मॉनिटरिंग की बात की जाती है, तो अगर सीसीटीवी से मॉनिटरिंग की जाती है तो जाहिर सी बात है ये जो बदमाश है जो घटना करके बड़ी आसानी से निकल गए, तो वो हमलावर तक जी कलीम, सुरक्षा व्यवस्था पर तमाम सवाल खड़े होते हैं। देखिए, जिस तरह से महिला के साथ हैवानियत की गई है, रेप के साथ हत्या की आशंका जताई जा रही है, इस पूरे मामले पर परिजनों का क्या कुछ कहना है, क्या कोई जानकारी है, पुलिस किस एंगल से जांच पड़ताल कर रही है? देखिए, बात की जाए मयूरी जी, जिस तरीके से जो दुष्कर्म की आशंका जो जताई जा रही थी उस मामले को लेकर के पुलिस अधिकारी ने साफ कहा है कि ऐसी किसी तरह की कोई पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन हाँ, ये जरूर उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से उनको उसके ऊपर जानलेवा हमला किया गया, उन हमले के तहत 307 की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। लेकिन ये किन परिस्थितियों में ये घटना हुई है, क्या उसका लूट के दौरान इस तरीके की घटना की गई, या फिर ये आखिर जिस तरीके से अयोध्या में इसकी सावन मेले में ड्यूटी लगी हुई थी, ये ट्रेन तक पहुंची, तो पहुंची कैसे, या क्या ट्रेन से सफर करने के लिए गई थी, क्योंकि जहां से ये आ रही थी वहां से लगभग कुछ ही घंटों का ये सफर है, तो उन सफर के बीच आखिर ऐसा क्या हुआ और जिस डिब्बे के अंदर उसके साथ ये घटना हुई, क्योंकि अर्धनग्न अवस्था में जिस तरीके से जो रेल की सीट है उसके नीचे जो मिली थी वहां पर जो और पैसेंजर थे, क्या उस समय पैसेंजर नहीं थे, किसी पैसेंजर ने इस घटना को नहीं देखा, और जिस तरीके से जो अधिकारियों के बयान आए वो भी गोलमोल जवाब आए हैं, क्योंकि पहले ये बताया गया कि पैसेंजरों के द्वारा सूचना दी गई, फिर कहा गया कि जीआरपी के पुलिसकर्मी जब राउंड अप ले रहे थे उस दौरान महिला मिली, फिर उसके बाद बताया गया था कि जब साफ सफाई हो रही थी उस दौरान महिला मिली। लेकिन अब जिस तरीके से जो गोलमोल जवाब आ रहे थे उन गोलमोल जवाब के बीच अब जो एफआईआर की बात आई है, परिजन तो लगातार इस मामले में कार्रवाई को लेकर के कह रहे हैं, लेकिन अभी कार्रवाई इस मामले में बात की जाए जीरो है, क्योंकि अभी तक किसी तरह से कोई टीम गठन होने की बात नहीं सामने आई है। भले ही कहा गया है कि टीम गठित की जाएगी, लेकिन कब, क्योंकि अभी बयान नहीं दर्ज हुए हैं, बयान के आधार पर बदमाशों की शिनाख्त नहीं हो पा रही कि आखिर वो हमलावर कैसे थे,
क्योंकि अगर बात की जाए जिस तरीके से अगर हमला किया जाता है, खून की छींटें उनके कपड़ों पर भी जाती है। सीसीटीवी जो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं, क्या उन सीसीटीवी कैमरों में भी वो हमलावर कैद नहीं हुए? और आखिर अगर कैद नहीं हुए तो जाहिर सी बात है जो गेट लगा होता है जहां से एग्जिट रूम होता है, वहां से लोग जो पैसेंजर निकलते हैं, वो वहां पर पुलिसकर्मी खड़े होने की बात की जाती है, आरपीएफ के कर्मी तैनात करने की बात की जाती है, लेकिन क्या उन्होंने भी इस तरह की घटना नहीं देखी, किसी तरह के कोई सस्पेक्ट इंसान नहीं दिखा? तो जाहिर सी बात है इन सभी मामलों को लेकर के एक बड़ी लापरवाही है। एडीजी रेलवे की अगर बात की जाए, क्योंकि एडीजी रेलवे खुद अयोध्या पर 24 घंटा पहले वहां पर पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने पहुंचे थे और जो वहां की महिलाएं थी, महिलाओं को एक आश्वासन भी दिया था, ट्रेन में सफर करने वाली महिलाओं को भी आश्वासन दिया था कि वो पूरी तरीके से सुरक्षित है, उनके साथ पुलिस खड़ी है। लेकिन जब पुलिस के साथ ही घटना हो जाए तो आखिर उसके साथ कौन खड़ा है, ये एक अपने आप में बड़ा सवाल है। बिल्कुल बड़ी घटना है और सुरक्षा व्यवस्था पर और कानून व्यवस्था पर तमाम बड़े सवाल खड़े कर रहा है और तमाम ऐसे सवाल हैं जिनके अभी जवाब मिलना बाकी है। कलीम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो ये बड़ी घटना को अंजाम दिया गया। सरयू एक्सप्रेस में संदिग्ध हालात में महिला सिपाही मिली है, अर्धनग्न अवस्था में महिला सिपाही मिली है, तो हैवानियत की गई है। वहीं पुलिस की तरफ से अभी बदमाशों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। पुलिस लगातार इस पूरे मामले पर जांच पड़ताल करती नजर आ रही है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, आगे आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक ले बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।